स्क्रीन शो हो रही है स्टूडेंट्स? नहीं हो रही मैम। ओके। अब स्क्रीन शो हो रही है? जी जी। ओके। तो मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा देती हूँ कि कल क्या किया था। कल इकाई 3 और इकाई 4 हो चुकी है। इकाई 3 सरकारी पत्राचार तथा टिप्पण और प्रारूपण। तो इस इकाई के अंतर्गत हमने किया था कि पत्र लेखन कितने प्रकार से होता है, जो 2 प्रकार से होता है, एक औपचारिक होता है, एक अनौपचारिक होता है। फिर किया था सरकारी पत्राचार की प्रक्रिया कैसे होती है, जिसमें टिप्पण और प्रारूपण होता है। फिर सरकारी पत्राचार के विभिन्न प्रकार, जिसके अंतर्गत आएंगे सरकारी पत्र, अर्ध सरकारी पत्र, कार्यालय ज्ञापन और कार्यालय आदेश, परिपत्र, अधिसूचना और संकल्प, पृष्ठांकन। तो ये सारे टॉपिक्स हैं जो इकाई 3 के अंतर्गत आए थे। सबसे पहले है पत्र लेखन के प्रकार, जो 2 तरीके से है, औपचारिक और अनौपचारिक। कोई बता सकता है कि औपचारिक क्या है? अंशु राजपूत। मनोज कुमार। ओके। तो औपचारिक क्या है? अपने विद्यालय में अध्यापक से या अपने कार्यालय में अपने अधिकारी से बातचीत करने का हमारा जो आम तौर पर तरीका होता है, वह नहीं हो सकता जो हम अपने घर में या अपने दोस्तों से बातचीत करते समय करते हैं। औपचारिक औपचारिक का मतलब ही बोलते ही ये समझ में आ जाना चाहिए कि ये सिर्फ कार्यालय की लैंग्वेज है या सरकारी कार्यालयों में या सार्वजनिक क्रियाकलापों में औपचारिक ढंग से हम बातचीत करते हैं। जिस तरह हमारे मौखिक संप्रेषण तथा व्यवहार के 2 रूप होते हैं, उसी तरह से जो लिखित संप्रेषण है उसके भी 2 रूप होते हैं। विशेष रूप से पत्र व्यवहार में ये रूप काफी स्पष्ट होते हैं। अतः जब हम पत्र लिखते हैं तो वो पत्र लेखन भी 2 तरीके से होता है, एक औपचारिक और दूसरा अनौपचारिक। अनौपचारिक में क्या आता है कि जो पत्र हम अपने निजीपन के लिए यूज करते हैं, जैसे अपने दोस्तों को लिखने के लिए, अपने माता पिता को लिखने के लिए यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं, वहां पे क्या आएगा? अनौपचारिक पत्र। उसमें हमें ज्यादा फॉर्मेलिटी करने की जरूरत नहीं होती। बट जो औपचारिक पत्र होते हैं उनमें हमें हर चीज का ध्यान रखना पड़ता है। भाषा कैसी होनी चाहिए, शब्द कैसे होने चाहिए, ऊपर से स्टार्टिंग से लेकर अंत तक हमें एक एक चीज का ध्यान रखना होता है सरकारी पत्रों में, यानी औपचारिक पत्रों में। अब औपचारिक पत्रों में कौन कौन से पत्र शामिल हैं? जैसे व्यावसायिक पत्र, विविध संस्थाओं के प्रधान और समाचार पत्रों के संपादक से अनुरोध या शिकायत के पत्र, आवेदन पत्र,
सामान की खरीद के पत्र और सरकारी पत्र, ये सब क्या है? ये सब आएंगे औपचारिक पत्र के अंतर्गत। अब सरकारी पत्र क्या है? जो औपचारिक पत्र व्यवहार का एक अन्य रूप है सरकारी या शासकीय पत्राचार। आप ये पॉइंट्स नोट कर लीजिए जिसके पास बुक्स नहीं है। यह पत्राचार या पत्र व्यवहार सरकार के विभिन्न विभागों के बीच तथा सरकार और अन्य संस्थाओं के बीच होता है। जब किसी सरकारी कार्यालय में कोई पत्र आता है तो उसका निपटान केवल मौखिक चर्चा के द्वारा नहीं किया जा सकता, उसको लिखित रूप में उसका निपटारा किया जाता है। क्योंकि कार्यालय में जो भी पत्र आता है वह वहां के किसी अधिकारी से पर्सनल रूप से यानी व्यक्तिगत रूप से संबंधित ना होकर उसकी पद या हैसियत से संबंधित होता है। मान लीजिए 2 महीने पहले उस पद पर कोई और अधिकारी है और उस समय पर जो पत्र आया है तो वो उस व्यक्ति के लिए वो पत्र ना होकर जो उस पद पर वो व्यक्ति बैठा हुआ है उस पद के लिए वो पत्र है। और फिर 2 या 3 महीने के बाद उस व्यक्ति का तबादला स्थानांतरण हो जाता है और उसके बाद कोई और व्यक्ति उस पद पर बैठता है और जब कोई पत्र आता है सरकारी पत्र तो वो उस पुराने व्यक्ति के लिए ना होकर उस समय वर्तमान समय में जिस पद पर वो व्यक्ति बैठा है न कि उस व्यक्ति के लिए बल्कि उस पद पर बैठे हुए व्यक्ति के लिए वो पत्र है और वो व्यक्ति सरकारी कामकाज के दायरों को मद्देनजर रखते हुए ही उसका जवाब देंगे। तो टिप्पण क्या है? जब कार्यालय में किसी पत्र के प्राप्त होते ही उस पर एक कार्यवाही का सिलसिला शुरू होता है और वह कार्यवाही अंतिम रूप तक चलती है, उस पत्र को निपटारे के लिए अंतिम रूप तक चलती है, तो वह कार्यवाही क्या कहलाती है? टिप्पण कहलाती है। इस कार्य के हर चरण में दिए गए सुझाव, संकेत, निर्देश, दर्ज किए गए तथ्य और सूचनाएं, ये सब क्या है? ये सब टिप्पण है। तो टिप्पणी लिखते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो सबसे पहले स्वतः पूर्णता। स्वतः पूर्णता मतलब बता सकता है कोई? स्वतः पूर्णता का मतलब कि जब हम पत्र लिख रहे हैं तो किसी भी प्रकार की किसी के द्वारा भी कोई बंदिश ना हो, पूर्ण तरीके से पत्र लिखते हुए आजादी हो, उसको बोलते हैं स्वतः पूर्णता। संक्षिप्तता, तार्किक विचार क्रम, स्पष्टता, तटस्थता और किसी बात पर अनावश्यक या अतिरिक्त बल देने का प्रयास भी नहीं करना चाहिए। टिप्पणी में प्रथम यानी मैं या मैंने का प्रयोग भी नहीं किया जाता क्योंकि यह टिप्पणी क्या है? व्यक्तिक यानी पर्सनल ना होकर वस्तुनिष्ठ होती है। अब प्रारूपण क्या होता है? प्रारूपण को मसौदा लेखन भी बोला जाता है। इसका मतलब है कि कार्यालय में जब अधिकारी पत्र के विषय में निर्णय ले लेता है, जब आखिरी निर्णय ले लिया जाता है, पत्र के ऊपर कोई कार्यवाही की जाती है, उसका निपटारा किया जाता है, उसमें गलतियां ढूंढ कर उनको ठीक किया जाता है, तो जब वो सारी कार्यवाही पूरी हो जाती है तो उसके बाद एक निर्णय लिया जाता है, तो पत्र भेजने वाले विभाग या संस्था या व्यक्ति को पत्र का उत्तर लिखा जाता है, अंतिम उत्तर। और उत्तर में भेजे जाने के लिए एक कच्चा या अंतिम रूप तैयार किया जाता है। कच्चा मतलब या कॉपी के रूप में लगा लीजिए, जिसमें अगर कोई बाद में फेरबदल करना है तो उसमें किया जा सकता है। बट अगर फाइनल रिपोर्ट तैयार हो जाती है तो फिर उसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। इसलिए जो कच्चा या अंतिम रूप तैयार किया जाता है उसे क्या बोला जाता है? इसे उस पत्र का प्रारूप बोला जाता है।
ठीक है। अब प्रारूप को ध्यान में रखने योग्य बातें जो है, जब प्रारूप को तैयार किया जाता है तो सबसे पहले क्या है कि प्रारूप में दी गई पत्र संख्या, तारीख, उद्धरण, संदर्भ, ये सब सही होने चाहिए। कोई जरूरी सूचना, संदर्भ छूटने नहीं चाहिए। अगर कोई सूचना, जरूरी सूचना छूट जाती है तो उससे उत्तर अधूरा रह जाता है। उत्तर अधूरा रहेगा तो पत्र भी अधूरा ही रहेगा, उसमें फिर से फेरबदल करना पड़ेगा। फिर से कच्चे या अंतिम रूप का दोबारा से एक और अंतिम रूप यानी कच्चा प्रारूप तैयार करना पड़ेगा। इसलिए जरूरी है कि कोई भी जरूरी सूचना छूटनी नहीं चाहिए। वाक्य विन्यास सीधा, सुसंगत और प्रभावपूर्ण होने चाहिए। जो वाक्य पत्र के अंतर्गत लिखे जाएंगे उनकी भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए, सुसंगत होनी चाहिए और ऐसी होनी चाहिए जिसको पढ़ने के बाद प्रभावपूर्ण महसूस हो, सामने वाले के ऊपर उसका प्रभाव, अच्छा प्रभाव पड़े। अनावश्यक विस्तार नहीं होना चाहिए। अर्थ स्पष्ट होना चाहिए। ऐसे शब्दों का भी प्रयोग करना चाहिए जिनका अर्थ स्पष्ट हो। अब प्रारूप तैयार कैसे किया जाता है कि सबसे पहले क्या लिखा जाता है, फिर उसके बाद क्या लिखा जाता है। तो ये प्रारूप तैयार करने का क्या है, ये फॉर्मेट है। तो सबसे पहले प्रारूप तैयार करने के अंतर्गत क्या आएगा कि सबसे पहले हम लिखेंगे शीर्षक, उसके बाद विषय का चयन करेंगे, फिर संबोधन कि हम किसको ये संबोधित कर रहे हैं, फिर पत्र का मुख्य भाग लिखा जाएगा, फिर सब निर्देश, संलग्न पत्र और पृष्ठांकन। फिर सरकारी पत्राचार के विभिन्न प्रकार हैं जिनके अंतर्गत क्या क्या आता है, जिनके अंतर्गत आएंगे सरकारी पत्र, अर्ध सरकारी पत्र, कार्यालय ज्ञापन, कार्यालय आदेश, आदेश, पृष्ठांकन, अधिसूचना, संकल्प, प्रेस विज्ञप्ति, प्रेस नोट, अंतर्विभागीय टिप्पणी, तार, टेलेक्स संदेश, तुरंत पत्र, सेवीग्राम, परिपत्र। आपको स्क्रीन शो हो रही है तो ये पॉइंट्स आप नोट कर लीजिए। इनका डिस्क्रिप्शन में थोड़ा सा दे देती हूं आपको, पहले ये पॉइंट नोट कर लीजिए आप। ठीक है, तो सबसे पहले सरकारी पत्र, जो सरकारी पत्राचार के विभिन्न प्रकारों का यहाँ पर जिक्र किया गया है, उसका फर्स्ट पॉइंट है सरकारी पत्र। सरकारी पत्र क्या होता है, औपचारिक पत्र होता है तथा अर्ध सरकारी पत्र अपेक्षाकृत अनौपचारिक होता है। इन दोनों पत्रों के स्वरूप में भी अंतर होता है। अब जो सरकारी पत्र के प्रयोग का क्षेत्र है, यानी सरकारी पत्र है जो, उसका प्रयोग कहाँ कहाँ पर, किन किन क्षेत्रों में किया जाता है। इस सरकारी पत्राचार में सरकारी पत्र का प्रयोग सबसे अधिक होता है। इसका इस्तेमाल विदेशी सरकारों के साथ होता है, राज्य सरकारों के साथ होता है, संबंध सरकारों के साथ, संघ लोक सेवा आयोग आदि के साथ, सार्वजनिक उपक्रमों के साथ, जन संगठनों और सरकारी कर्मचारियों के संगठनों के साथ और गैर सरकारी व्यक्तियों के साथ सरकारी पत्र का प्रयोग किया जाता है। यानी कि ये सारे जो हैं अभी बताए मैंने, विदेशी सरकार, राज्य सरकार, संबंध सरकार आदि, ये सारे क्षेत्र क्या हैं, ये सरकारी पत्र के अंतर्गत आएंगे। जो सरकारी पत्र है उसको लिखा कैसे जाता है, सबसे मेन यही होता है
कि सरकारी पत्र को लिखा कैसे जाता है, इसका फॉर्मेट क्या है लिखने का। तो सबसे पहले क्या करना है कि इसे लेटर हेड पर लिखा जाता है। पैड के ऊपर जो भारत सरकार और विभाग का नाम और स्थान छपा होना चाहिए, इस पर पत्र संख्या और तारीख लिखी जाती है। यदि पैड न हो तो पत्र संख्या, भारत सरकार, विभाग का नाम सादे कागज पर टाइप किए जाते हैं। फिर पत्र पाने वाले अधिकारी का नाम या पदनाम लिखा जाता है। फिर उसके नीचे क्या लिखा जाता है, विभाग या मंत्रालय का नाम तथा स्थान लिखा जाता है। फिर तारीख दाईं ओर लिखी जाती है और तीसरे चरण में संक्षेप में छोटे रूप में पत्र के विषय का उल्लेख होता है। एक लाइन में जो पत्र का विषय है वो लिखा जाता है और विषय ऐसा होना चाहिए कि उस विषय को पढ़ते ही पत्र के अंदर का भाग पूरा समझ में आ सके। विषय का प्रभावपूर्ण होना बहुत जरूरी है। सरकारी पत्र के चौथे चरण में संबोधन के रूप में महोदय का प्रयोग किया जाता है, लेकिन गैर सरकारी जो व्यक्तियों को प्रिय महोदय भी लिखा जाता है। इसके अलावा सरकारी पत्र में नमस्ते, प्रणाम आदि ये अभिवादनों का प्रयोग नहीं किया जाता। इन सब का प्रयोग किसमें किया जाता है, अनौपचारिक पत्रों में। और सरकारी पत्र क्या है, एक तरीके से औपचारिक पत्र है, तो इनमें नमस्ते, प्रणाम आदि का उपयोग नहीं किया जाता। फिर पत्र की मुख्य विषय वस्तु लिखी जाती है। मुख्य विषय वस्तु का मतलब है कि जो बात हम उस पत्र के अंतर्गत कहना चाह रहे हैं वो पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन, पूरा का पूरा विस्तार से लिखा जाता है कि विषय क्या है। इसमें पत्र लिखने का प्रयोजन अर्थात प्रेषक पत्र द्वारा क्या काम कराना चाहता है, पत्र भेजने वाले की इस अपेक्षा का क्या कारण है, इन सब का उल्लेख किया जाता है। यदि पत्र में एक से अधिक मुद्दे हों तो उन्हें अलग अलग पैराग्राफों में लिखना चाहिए। जैसे किसी पत्र में हम अपनी समस्याओं का जिक्र कर रहे हैं, समस्या 2 या 3 भी हो सकती हैं, 3 या 4 भी हो सकती हैं, तो उन समस्याओं को एक विस्तृत पैराग्राफ ना बनाते हुए उनको छोटे छोटे 3-4 पैराग्राफों के अंतर्गत लिखना चाहिए, जिससे विषय अच्छे से समझ में भी आ सके और प्रभावपूर्ण भी लगे। अब सरकारी पत्र के जो छठे चरण में स्वनिर्देश के रूप में भवदिया लिखा जाता है और उसके नीचे पत्र भेजने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर होते हैं। उसके नीचे कोष्ठक में अधिकारी का नाम, पदनाम और टेलीफोन नंबर भी लिखा जाता है। और अंत में क्या लिखा जाता है, अंत में नीचे पत्र की बाईं ओर पृष्ठांकन लिखा जाता है। पहले पृष्ठांकन संख्या लिखी जाती है, उसके बाद उनमें जिन जिन अधिकारियों, विभागों आदि को पत्र की प्रति यानी कि कॉपी भेजी जा रही है उनका नाम तथा उस पर कार्यवाही की दिशा का संकेत होता है। अब पृष्ठांकन के नीचे जिस विभाग से पत्र प्रेषित किया जाता है उस अधिकारी के हस्ताक्षर होते हैं। ये था सरकारी पत्र लिखने का प्रारूप कि सरकारी पत्र लिखा कैसे जाता है। अर्ध सरकारी पत्र का प्रयोग कब और क्यों किया जाता है कि जब सरकारी पत्र के बारे में जानने के बाद हम अर्ध सरकारी पत्र के बारे में जानते हैं कि ये कैसे लिखा जाता है, क्यों लिखा जाता है और कब लिखा जाता है। सरकारी पत्र को क्या माना जाता है, औपचारिक माना जाता है, परंतु अर्ध सरकारी पत्र में औपचारिकता का ध्यान नहीं रखा जाता, इसलिए इन दोनों पत्रों का उद्देश्य और बाहरी रूप बदल जाता है। अब जो अर्ध सरकारी पत्र है, सरकारी पत्राचार के विभिन्न प्रकार हैं, जो उसका पॉइंट नंबर 2 है अर्ध सरकारी पत्र। तो अर्ध सरकारी पत्र क्यों लिखा जाता है कि किसी मामले को निपटाने के लिए अधिकारी सरकारी कार्य पद्धति की औपचारिकता से बचकर आपसी सलाह मशविरे के लिए अर्ध सरकारी पत्र का इस्तेमाल करते हैं।
जैसे दो पक्षों में किसी बात को लेकर कोई बात हो जाती है और वह पुलिस या जो भी है सरकारी कार्यवाही के अंतर्गत आ जाती है, तो वो अपना आपसी में सलाह मशविरा करके जो निपटान करते हैं और जो सरकारी कार्य पत्तियों की औपचारिकता से बचना चाहते हैं, तो उसके अंतर्गत ये अर्ध सरकारी पत्र के अंतर्गत इनका यूज किया जाता है, इनका प्रयोग किया जाता है। तो ऐसे मसले, ऐसे मामले हैं, वो किसके अंतर्गत आएंगे? अर्ध सरकारी पत्र के अंतर्गत। अब अर्ध सरकारी पत्र द्वारा किसी मामले को निपटाने के लिए एक विभाग का अधिकारी दूसरे विभाग के अधिकारी का ध्यान व्यक्तिगत रूप से उसकी ओर दिला सकता है। अर्ध सरकारी पत्र का प्रयोग आमतौर पर अपने बराबर के अधिकारी के साथ किया जाता है और अर्ध सरकारी पत्र में उत्तम पुरुष यानी इनमें मैं और हम का प्रयोग किया जाता है। जैसे सरकारी पत्र में मैं और हम, नमस्कार, प्रणाम, इन सब का प्रयोग नहीं किया जाता। वहीं पे दूसरी ओर अर्ध सरकारी पत्र में मैं और हम का प्रयोग कर सकते हैं। अर्ध सरकारी पत्र सरकारी पत्र की तुलना में अनौपचारिक होता है। इसे एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को मैत्री भाव से लिखता है, इसलिए इसके संबोधन और शब्द निर्देश में अंतर होता है। अच्छा, क्या कार्यालय ज्ञापन का जो प्रयोग क्षेत्र है कि इसको कार्यालय ज्ञापन को कहां कहां पर प्रयोग कर सकते हैं, किन क्षेत्रों में, किन विषयों पर इस कार्यालय ज्ञापन पत्राचार का प्रयोग किया जाता है, वो है भारत सरकार के मंत्रालयों और विभागों के आपसी पत्राचार के लिए। विभाग कार्यालय ज्ञापन का प्रयोग अपने कर्मचारियों से सूचना मांगने के लिए या उन्हें सूचना देने के लिए किया जाता है। कार्यालय ज्ञापन का प्रयोग संबंध और अधीनस्थ कार्यालयों के साथ पत्र व्यवहार के लिए भी किया जाता है। अब जो कार्यालय आदेश है, पॉइंट नंबर 4, उसका प्रयोग क्षेत्र क्या है? कार्यालय आदेश का प्रयोग सामान्य रूप से आंतरिक प्रशासन संबंधी हिदायतें जारी करने के लिए किया जाता है। और इसमें कौन कौन से विषय आते हैं? जैसे कर्मचारियों की नियमित छुट्टी की मंजूरी के लिए, अधिकारियों और कर्मचारियों तथा अनुभाग में जो काम का बंटवारा करना है उसके लिए कार्यालय आदेश का प्रयोग किया जाता है। कर्मचारियों का एक अनुभाग से दूसरे अनुभाग में स्थानांतरण यानी ट्रांसफर। तो ये इसका प्रयोग क्षेत्र क्या हुआ कि कर्मचारियों की छुट्टी की मंजूरी के लिए, उनके बीच में काम के बंटवारे के लिए और उनके स्थानांतरण के लिए। तो कौन सा पत्राचार यूज किया जाता है? कार्यालय आदेश। अब परिपत्र क्या होता है? परिपत्र के प्रयोग का प्रमुख उद्देश्य केवल क्या होता है? सूचना देना। इसमें प्रेषक, संदर्भ, संबोधन और सब निर्देश के रूप में कोई शब्द प्रयोग में नहीं लाया जाता। कार्यालय के नाम के बाद अगली पंक्ति में परिपत्र लिख दिया जाता है कि सबसे पहले क्या लिखा जाता है? कार्यालय का नाम, दाईं तरफ तारीख लिखी जाती है, फिर विषय लिख के सीधा मूल विषय शुरू किया जाता है। सारा परिपत्र क्या है? अन्य पुरुष में लिखा जाता है। इसमें सिर्फ जारी करने वाला अधिकारी केवल हस्ताक्षर करता है। हस्ताक्षर के बाईं ओर क्या लिखा जाता है? सेवा में। और जिन जिन अधिकारियों को यह भेजना होता है उनका उल्लेख कर दिया जाता है, उनको वर्णन कर दिया जाता है। यदि परिपत्र की सूचना पूर्णतः सामान्य हो तो सभी कर्मचारियों के लिए भी लिख दिया जाता है। अधिसूचना और संकल्प क्या है? अधिसूचना और संकल्प का रूप प्रायः एक जैसा ही होता है। आरंभ में यह निर्देश होता है कि भारत के राजपत्र के किस भाग और किस खंड में छपेगा।
इनमें संबोधन या स्वनिर्देश नहीं होता। अधिसूचना और संकल्प प्रबंधक भारत सरकार प्रेस को भेजे जाते हैं। इनमें संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी ही हस्ताक्षर करते हैं। संकल्प के पृष्ठांकन में के रूप में यह आदेश होता है कि संकल्प का प्रकाशन राजपत्र में हो। पृष्ठांकन, इसका प्रयोग किन किन स्थितियों में किया जा सकता है? तो कौन कौन सी है वो परिस्थितियां? कि जब पत्र पाने वाले के अलावा उसकी प्रति यानी उसकी कॉपी किसी अन्य विभाग या व्यक्ति को भेजनी हो, तो वहां पे कौन सा पत्राचार प्रयोग किया जाता है? पृष्ठांकन। जब सूचना, टिप्पणी या निपटान के लिए किसी मंत्रालय या संबंध अथवा अधीनस्थ कार्यालय को भेजनी हो, तो वहां भी पृष्ठांकन का प्रयोग किया जाता है। जब कागज मूल रूप में भेजने वाले को लौटाना हो, और जब किसी कार्यवाही, बैठक आदि का कार्यावृत संबंध व्यक्तियों को भेजना हो, तब भी कौन सा पत्राचार यूज किया जाता है? पृष्ठांकन पत्राचार। तो शब्दावली देख लीजिए। इस इकाई में शब्दावली थोड़ा सा डिफिकल्ट दे रखी है। तो दस्तावेज को क्या बोला जाता है? बता सकता है कोई? दस्तावेज को क्या बोला जाता है? मैम डॉक्यूमेंट्स कहते हैं दस्तावेज। जी, पर प्रॉपर डेफिनेशन बता सकते हो? चलो, दस्तावेज को बोला जाता है लिखित प्रमाण के रूप में इस्तेमाल हो सकने वाला कोई भी कागज, स्वनिर्देश, अपने बारे में उल्लेख, जो हम लेटर में लिखते हैं कि आपका या आपकी, भवदीय, भवदिया, भवदिया लड़का है तो भवदीय और लड़की है तो भवदिया, तो ये सब क्या है? इनको बोला जाता है स्वनिर्देश। लेटर हेड किसको बोलते हैं? पत्र लिखने के लिए जब हम कोई कागज इस्तेमाल करते हैं तो उस पर संबंध, उस व्यक्ति या संस्था का नाम, पता आदि विवरण छपा हो, वो क्या है? लेटर हेड। और अनुमोदन, अनुमोदन है सक्षम अधिकारी द्वारा किसी मामले में दी गई स्वीकृति। पूर्ववृत्त, किसी पत्र या व्यक्ति का पिछला विवरण। अध्यक्षर क्या होता है? अध्यक्षर है कि जो आरंभिक हमारा नाम है उसके पहले 2 वर्ड, जैसे राजकुमार है तो राजकुमार का अध्यक्षर क्या होगा? रा डॉट कु डॉट। अनुस्मारक क्या होता है? याद दिलाने के लिए लिखा गया पत्र। और सरणी यानी कि तरीका और व्यवस्था। राजपत्र क्या है? राजपत्र को बोला जाता है गजट। आप सबके पास बुक्स हैं? नो मैम, अभी हमें बुक नहीं मिली है। ओके, तो आप साथ साथ में ना पॉइंट्स नोट कर लिया करो ताकि ध्यान में रहे। फिर स्क्रीन पर जो पॉइंट्स शो हो रहे हैं वो आप नोट कर लिया करो साथ में। इकाई 4 है समाचार लेखन और संपादकीय। ये इकाई कल हो चुकी है, इसलिए मैं ज्यादा डिस्क्रिप्शन में इसके नहीं जाऊंगी, थोड़ा शॉर्ट में ही करवा देती हूँ। तो इस इकाई के अंतर्गत क्या था कि समाचार क्या है, जिसके अंतर्गत आएगा समाचार से प्राप्त जानकारियां, समाचार प्राप्ति के स्रोत, फिर आएगा समाचार लेखन और संपादन,
इसके अंतर्गत आएगा समाचार लेखन का आरंभ कैसे किया जाता है, मुख्य क्लेवर, शीर्षक देना और समाचार का संपादन। फिर समाचार की भाषा कैसी हो, इसके क्षेत्रों, विभिन्न क्षेत्रों में प्रयुक्त भाषा कैसी है, और संपादकीय अंत में क्या है, संपादकीय लेखन। तो सबसे पहले समाचार क्या है। इन शॉर्ट में कोई बताना चाहेगा समाचार क्या है? मनोज कुमार। हाँ जी, बताइए। मैम समाचार से हमें सूचनाएं प्राप्त होती है, महत्वपूर्ण सूचनाएं, और कई सारी हाँ जी, जानकारी भी प्राप्त होती है। जी। और वो सूचनाओं का माध्यम क्या हो सकता है, समाचार पत्र भी हो सकता है, रेडियो भी हो सकता है, टेलीविजन भी हो सकता है। ठीक है। तो हमें समाचार रेडियो, टेलीविजन, समाचार पत्रों से मिल जाती है। रेडियो टेलीविजन द्वारा समाचार जो है, समाचार पत्रों की अपेक्षा हमें जल्दी मिलती है। लेकिन जो रेडियो टेलीविजन पर समाचार का प्रसारण होता है, वो सिर्फ 10 से 20 मिनट की अवधि के लिए होता है। और इन प्रसारणों में जो मुख्य घटनाओं को संक्षिप्त रूप में दिखाया जाता है, जिससे हमें पूरी जानकारी नहीं मिल पाती। लेकिन इसके विपरीत जो समाचार पत्र हैं, उनसे हमें किसी भी घटना की जानकारी विस्तृत रूप में देखने को मिलती है। और हिंदी के जो समाचार पत्र हैं, वो 8 से 10 पृष्ठ के होते हैं। अंग्रेजी के जो समाचार पत्रों की पृष्ठ संख्या यानी कि पेज की संख्या जो होती है, वो ज्यादा होती है, वो तकरीबन 20 तक होती है। और ये समाचार पत्र हैं जो ये कई क्षेत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं, जैसे खेलकूद और वाणिज्यिक समाचारों के लिए एक अलग से पृष्ठ होता है। इसी तरह से सांस्कृतिक साहित्यिक गतिविधियों के लिए अलग से पृष्ठ होगा, जिसमें ऐसी मुख्य गतिविधियों की रिपोर्ट होती है। मामा आपको फोन ले जाऊं, कुछ खाने के लिए बुला दो। तो समाचार से जो प्राप्त हमें जानकारियां होती हैं, वो को कैसे और किस हिसाब से हमें मिलती हैं कि कौन सी घटना या गतिविधि हुई, घटना में क्या हुआ, घटना कहाँ हुई, घटना कब हुई और क्यों हुई। तो ये सब समाचार पत्रों से विस्तृत रूप में हमें देखने को मिल जाती है। अब जो समाचार प्राप्ति के जो स्रोत हैं कि समाचार हमें किन किन स्रोतों के माध्यम से प्राप्त होते हैं, तो सबसे पहले क्या है कि समाचार एजेंसियां, पत्र के संवाददाता और सरकारी विज्ञप्तियां। संवाददाता जैसे समाचार पत्रों द्वारा समाचार प्राप्त करने का जो दूसरा महत्वपूर्ण जरिया है, पहला जरिया तो क्या है, समाचार एजेंसियां। समाचार एजेंसियों के रूप में जैसे जागरण के संवाददाता, जागरण ब्यूरो, इस तरह की अन्य एजेंसियां होती हैं जिनसे समाचार प्राप्त होते हैं। और दूसरा है समाचार पत्र के संवाददाता। समाचार पत्रों के अपने संवाददाता होते हैं जो विभिन्न स्थानों पर स्वयं जाकर सूचनाएं एकत्र करते हैं और उन्हें समाचार का रूप देकर अपने पत्र को प्रेषित करते हैं। ऐसे स्रोत के लिए वे समाचार के आरंभ में जनसत्ता
यानी जो भी पत्र का नाम हो, संवाददाता या निज संवाददाता आदि लिख देते हैं। कई बार संवाददाता के नाम का उल्लेख भी किया जाता है। ये संवाददाता विभिन्न लोगों से मिलकर और स्थिति का स्वयं जायजा लेकर क्या करते हैं, समाचार बनाते हैं। कई बार आपने न्यूज चैनल पे देखा होगा लाइव रिपोर्टिंग करते हुए, तो वो सब क्या है, वो संवाददाता है। अब सरकारी विज्ञप्तियां, जैसे समाचार का तीसरा मुख्य स्रोत है सरकारी विज्ञप्तियां। विज्ञप्तियां मतलब विज्ञापन, विज्ञापन मतलब एड, जो सरकार या संस्थाएं प्रकाशन के लिए समय समय पर जारी करती हैं। अब एड क्या है, 20 या 30 सेकंड को ही होती है, जिससे हमें पूर्ण तरीके से नॉलेज, जानकारी भी मिल जाती है कि ये किस बारे में ये विज्ञापन दिया जा रहा है। तो समाचार लेखन और संपादन। अब विभिन्न स्रोतों से प्राप्त सूचनाओं को समाचार का रूप देना समाचार का मुख्य काम है। अगर सूचनाएं समाचार रूप में ही प्राप्त होती हैं तो उन्हें समाचार पत्र की नीति तथा पाठकों की रुचि और आवश्यकता के अनुसार संपादित करना होता है। किसी भी सूचना को समाचार का रूप तब प्राप्त होता है जब उसका सार्वजनिक स्वरूप होता है, अर्थात लोग उस सूचना को प्राप्त करना चाहते हैं। समाचार लिखने से पहले पत्रकार को इस बात का ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि उसके समाचार से सामाजिक बुराइयों के विरुद्ध लिखने का अधिकार है। उसका दृष्टिकोण राष्ट्र और समाज के व्यापक हित से संचालित होना चाहिए। उसके किसी समाचार या रिपोर्ट से धार्मिक, सांप्रदायिक, क्षेत्रीय, जातिवादी और भाषाई द्वेष बढ़ता है तो उसका यह कार्य क्या माना जाएगा, अनुचित माना जाएगा। तो पत्रकार को समाचार लिखते समय बहुत सारी बातों का ध्यान रखना आवश्यक होता है कि उसको ऐसा समाचार पत्र लिखना है कि जो धार्मिक, सांप्रदायिक, जातिवादी ऐसी चीजों को में द्वेष को बढ़ावा ना दे। अगर वह ऐसा करता है तो वह इलीगल माना जाएगा, अवैध और अनुचित माना जाएगा। अब समाचार लेखन का आरंभ कैसे होता है? जब समाचार लिखा जाता है तो सबसे पहले क्या लिखा जाता है, उसके बाद क्या लिखा जाता है और उसके बाद क्या लिखा जाता है। तो सबसे पहले इसके अंतर्गत आएगा, इसके समाचार लिखने के 3 हिस्से होते हैं, जिनमें सबसे पहले है शीर्षक, फिर इंट्रोडक्शन या आमुख और फिर मुख्य कलेवर। शीर्षक को सबसे बाद में तय किया जाता है। जब पूरा समाचार बन जाता है उसके अंतर्गत सारी चीजों को पढ़ा जाता है ध्यान से, फिर समझ में आता है उसको देखकर कि इसका शीर्षक क्या होना चाहिए। किसी भी न्यूज का, किसी भी समाचार का सबसे पहले शीर्षक नहीं दिया जाता, पहले उसका इंट्रो और फिर मुख्य क्लेवर दिया जाता है। मुख्य क्लेवर को अच्छे से अध्ययन करने के बाद ही उसमें से शीर्षक निकाला जाता है, इसलिए शीर्षक को सबसे बाद में लिखा जाता है। जैसे मेरे हाथ में एक न्यूज़पेपर है, आज का ही है, अमर उजाला। इसमें दिया गया है मातृभाषा में बढ़ रहे रोजगार के अवसर। तो ये क्या हुआ, मेन शीर्षक हुआ। अब इसके अंतर्गत इसका इंट्रो दिया गया है। इंट्रो दिया जाता है 1 लाइन या 2 लाइन के अंतर्गत। इंट्रो ऐसा होना चाहिए जिससे पूरी न्यूज अच्छे से समझ में आ जाए, पूरा समाचार अच्छे से समझ में आ जाए कि विषय क्या है, मुख्य कलेवर क्या हो सकता है। तो शीर्षक क्या हुआ, मातृभाषा में बढ़ रहे रोजगार के अवसर। वैसे आज कौन सा दिन है, कोई बता सकता है? वेनसडे और बुधवार। और
आज है विश्व हिंदी दिवस। तो आप सभी को विश्व हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो देखिए, मातृभाषा में बढ़ रहे रोजगार के अवसर, ये हुआ इसका शीर्षक। इंट्रो में आ जाएगा, रेडियो व टीवी जैसे परंपरागत क्षेत्र हो या यूट्यूब व ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, हिंदी के जानकारों की मांग हर जगह है। ये हुआ इसका इंट्रो। अब क्लेवर में दिया गया है पूरा डिस्क्रिप्शन, तो इसको मैं थोड़ा सा रीड कर देती हूँ। जो क्लेवर के अंतर्गत आएगा, इसको क्या बोला जाएगा? इसको बोला जाएगा क्लेवर। जैसे आज हिंदी भाषा दुनिया भर में समझी व बोली जाती है। भाषा के रूप में हिंदी न सिर्फ भारत की पहचान है, बल्कि यह हमारे जीवन मूल्यों, संस्कृति एवं संस्कारों की सच्ची संवाहक, संप्रेषक और परिचायक भी है। वैसे तो हिंदी भाषा को किसी टैग की जरूरत नहीं है, वह अपने आप में क्या है? एक भाव है। लेकिन अगर हिंदी के क्षेत्र में युवाओं के लिए उपलब्ध अवसरों की बात की जाए तो मीडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म, रेडियो आदि क्षेत्रों में युवाओं के लिए नौकरी की संभावनाएं अधिक बढ़ रही हैं। तो ये सब किसके अंतर्गत आएगा? क्लेवर के अंतर्गत आएगा। इसमें और भी दिया गया है, पॉइंट्स है। रेडियो में संभावनाएं, मीडिया में हिंदी, स्क्रिप्ट राइटिंग, वॉइस असिस्टेंट एक उभरता क्षेत्र, तो ये क्लेवर के अंतर्गत आ जाएगा। न्यूज़पेपर तो आप सबने देखा ही होगा, तो उसमें जो मेन हेडिंग होती है उसको बोला जाता है शीर्षक। उसके बाद जो एक या दो लाइन में डिस्क्रिप्शन दिया होता है वो होता है इंट्रोडक्शन, इंट्रो या आमुख। और उसके बाद जो विस्तृत रूप से उस शीर्षक के बारे में जो विस्तृत रूप से जानकारी दी गई है वो होगा क्लेवर। अब समाचार की भाषा कैसी होनी चाहिए? समाचार लिखने से पहले हमेशा कुछ बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। समाचार के लिए ही नहीं है, हम कुछ भी लिख रहे हैं, कोई कहानी लिख रहे हैं, कोई उपन्यास लिख रहे हैं या कोई नाटक लिख रहे हैं, तो सबसे पहले हमें क्या जरूरी है? हमारी भाषा कैसी होनी चाहिए? हमारी भाषा ऐसी हो कि सामने वाला अच्छे से समझ सके, पढ़ सके, उसके अर्थ को समझ सके, भाव को समझ सके। अगर हम उसमें कठिन शब्दों का प्रयोग करते हैं तो जो साधारण मनुष्य है, जो अनपढ़ होते हैं, थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं, जो ना कि अनपढ़, जो थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं, तो उनको उन गूढ़ अर्थों के, गूढ़ शब्दों के भाव समझ में नहीं आएंगे। इसलिए सबसे जरूरी क्या होता है? समाचार या अन्य जो भी है, जो भी चीजें हैं, उनकी भाषा कैसी हो। ठीक है, तो समाचार लिखते समय हमेशा कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। समाचार पढ़ने वाले बहुत से लोगों का भाषा ज्ञान मामूली हो सकता है। अगर आपने कठिन भाषा लिखी तो वो भाषा किसको समझ नहीं पाएंगे। समाचार पढ़ते हुए पाठक बहुत सजग हो। सजग हो मतलब पूरे फोकस के साथ कोई समाचार पढ़े, ये भी जरूरी नहीं है। हो सकता है कि किसी को दफ्तर जाने की जल्दी हो, जो गृहिणियां हैं उनको घर का काम करना हो, लेकिन उनकी दिलचस्पी है कि उनको थोड़ा बहुत समाचार पढ़ना है। तो अगर समाचार में कठिन शब्दों का या साहित्यिक भाषा का प्रयोग किया जाएगा तो वो उनको समझ में नहीं आएगा। इसलिए ऐसी स्थितियों को भी ध्यान में रखकर समाचार की भाषा लिखनी चाहिए कि कैसी कैसी स्थितियां हो सकती हैं। आम आदमी को कितने सारे एक साथ काम होते हैं, किसी के पास ज्यादा समय नहीं है समाचार पढ़ने के लिए, तो सबसे पहले जरूरी है कि समाचार की भाषा सरल होनी चाहिए, साधारण होनी चाहिए। तो कौन कौन से पॉइंट्स होने चाहिए? कि उतनी ही बातें लिखिए जितना कि आवश्यक हो। छोटे छोटे पैराग्राफ बनाने चाहिए, जिससे एक पैराग्राफ छोटा हो, उसमें एक ही विषय के बारे में बात हो।
ये नहीं कि छोटा पैराग्राफ भी छोटा बनाया और मैं उसमें विषय भी कई डाल दिए। इसलिए छोटे छोटे पैराग्राफ बनाने चाहिए, छोटे छोटे और सरल वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए, बोलचाल की भाषा का प्रयोग करना चाहिए, बोलचाल की भाषा जो हम आम तौर पर एक दूसरे से बात करते हैं। संपूर्णतः अगर साहित्यिक भाषा का प्रयोग किया जाएगा तो फिर से वही बात आती है कि सबके के साथ जरूरी नहीं है कि सब उन शब्दों के अर्थ भाव समझ सके। इसलिए बोलचाल की भाषा का प्रयोग करना भी जरूरी है और उन्हीं शब्दों का प्रयोग करना चाहिए जो जनता में प्रचलित हो, जो आम जनता दैनिक प्रयोग में लाती हो। कठिन और व्याख्या की आवश्यकता वाले शब्दों से बचना चाहिए, कठिन पारिभाषिक शब्दों से बचना चाहिए, लेकिन समाचारों में आमतौर पर व्यवहार में आने वाले ऐसे शब्दों का प्रयोग अवश्य करना चाहिए जो किसी विशिष्ट क्षेत्र के लिए उपयुक्त हो। ऐसे शब्दों का भी प्रयोग करना चाहिए जो पाठकों का हृदय स्पर्श करे, यानी कि कुछ शब्द ऐसे भी प्रयोग करने चाहिए जो पढ़ने वाले को अच्छे लगे और वो उसको बार बार से पढ़ना पसंद करे, उसको रुचिकर लगे। अगर किसी घटना की विस्तृत रपट लिख रहे हो तो ऐसी भाषा में बांधिए जिससे सारा घटना चक्र दृश्य रूप में उपस्थित हो जाए। भाषा में हल्कापन या अश्लीलता नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब है कि ओछी भाषा, यानी कि कुछ ऐसे शब्द जिनको पढ़ना और दूसरों को बताना, बोलना, समझाने में हमें खुद को अच्छा ना लगे, तो ऐसे शब्दों का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए, बचना चाहिए, और ये किसी व्यक्ति या समुदाय के लिए अपमानजनक ना हो। भाषा हिंदी की प्रकृति के अनुकूल हो। अगर अनुवाद भी किया गया है तो भी अनुवाद की भाषा को हिंदी के रूप में ही ढालिए। तो ये कुछ बातें हैं जिनका ध्यान समाचार लिखते समय हमें रखना बहुत जरूरी है। अब विभिन्न क्षेत्रों में प्रयुक्त भाषा, जैसे समाचार पत्रों में सार्वजनिक दिलचस्पी और महत्व की प्राय सभी तरह की खबरें प्रकाशित होती हैं। इनका क्षेत्र अत्यंत विस्तृत है, लेकिन कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिनका समाचार पत्रों में विशेष स्थान होता है, जैसे राजनीतिक घटनाएं। समाचार पत्रों में देखते होंगे आप, राजनीतिक घटनाओं का भरपूर वर्णन किया जाता है। अपराध से रिलेटेड, खेल समाचार, खेल जगत से, अर्थ और वाणिज्य से संबंधित खबरें, मौसम का हाल, सांस्कृतिक समाचार, स्वास्थ्य से संबंधित समाचार, ये सब इनका संपादन किया जाता है। अब अलग अलग क्षेत्रों के समाचार हैं तो अलग अलग तरह की भाषा का भी प्रयोग किया जाएगा। जैसे आम दिलचस्पी की खबरों की भाषा की शब्दावली बोलचाल की भाषा के नजदीक होती है, उसमें पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता। लेकिन जो खेल कूद, वाणिज्य या कला और संस्कृति के क्षेत्रों के समाचार के लेखन के लिए उन विशिष्ट क्षेत्रों की प्राप्त जानकारी भी आवश्यक है। एग्जाम्पल के लिए कि आपको वाणिज्य संबंधी खबरों का लेखन करना है तो आपको उसकी विशिष्ट पदावली से भी परिचित होना होगा। जैसे वाणिज्य से जो संबंधित खबरें लिखी जाती हैं उनमें कौन कौन से शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जैसे चांदी उछली, सोना टूटा, दलहन मजबूत, तेल मूंगफली लुढ़का। तो इन शब्दों का भी भरपूर अर्थ और प्रयोग करना आना चाहिए। इनका अर्थ हमें पता होना चाहिए अगर हम वाणिज्य से संबंधित खबरों का लेखन कर रहे हैं तो। अब कुछ शब्द और हैं कि जैसे खपत है। अब जो वाणिज्य से संबंधित खबरें हैं या आर्थिक समाचार हैं उनमें इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अब खपत है तो बाजार में जो माल बिकता है उसे बोला जाता है खपत। मजबूती
जब बाजार में किसी वस्तु की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही हो तो उसके लिए मजबूती या दृढ़ता लिखा जाता है। नरमी, जब बाजार में किसी वस्तु की कीमतों में क्या है, गिरावट आती है तो उसे नरमी बोला जाता है। ऐसे ही उछाल वृद्धि के लिए और लुढ़कना गिरावट के लिए प्रयोग किया जाता है। और मंदी क्या है कि जब बाजार में भाव यानी जब बाजार में भाव असाधारण ढंग से गिरते हैं तो वहां पर मंदी शब्द का प्रयोग किया जाता है। संपादकीय लेखन। अब संपादकीय लेखन कर लिखते समय भी हमें कुछ बातों का ध्यान अवश्य रखना पड़ता है। जैसे समाचार पत्र में छपने वाला प्रत्येक समाचार संपादकीय टिप्पणी के योग्य नहीं होता। समाचार के महत्व को ध्यान में रखकर संपादकीय टिप्पणी के लिए उसका चयन किया जाता है। और यह भी आवश्यक नहीं है कि संपादकीय सिर्फ प्रकाशित समाचारों पर ही हो। ऐसे विषय भी संपादकीय लिखा जा सकता है जो समाचार बना ही न हो, उन पर भी संपादन किया जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखिए, दूरदर्शन का कोई कार्यक्रम या पुस्तक पढ़ने की घटती अभिरुचि, ये क्या है, संपादन का विषय हो सकता है। अब संपादन का उद्देश्य क्या होता है? इसका उद्देश्य होता है कि अपने पाठकों को उस विषय के बारे में जागरूक करना। अब संपादन जब हम लिखते हैं तो उसमें समाचार पत्र का जो दृष्टिकोण है वह अवश्य अभिव्यक्त होना चाहिए। अगर किसी समाचार पत्र का कोई दृष्टिकोण ही नजर ना आएगा तो वो संपादन करने योग्य ही नहीं होगा। इसलिए संपादन करते समय सबसे पहले समाचार पत्र का दृष्टिकोण जानना अति आवश्यक है। विभिन्न संपादकीय टिप्पणियों में अंतर्विरोध नजर नहीं आना चाहिए। संपादकीय में अपनी बात ठोस, तार्किक, जनहितकारी और प्रभावपूर्ण होनी चाहिए। संपादकीय लंबा और जटिल नहीं होना चाहिए। लंबे संपादकीय लोग पढ़ना पसंद नहीं करते। तो जो संपादकीय होना चाहिए वो कैसा, छोटा और सरल होना चाहिए। संपादकीय की भाषा भी सरल और सभी की समझ में आने वाली होनी चाहिए। इसी के साथ उसमें विचारों को उत्तेजित करने की भी क्षमता होनी चाहिए। तो ये सब बातें हैं जिनका ध्यान रखना होता है संपादकीय लिखते समय। शब्दावली देख लीजिए। वाणिज्यिक क्या होता है? जो वाणिज्य से संबंधित होता है। अब वाणिज्य व्यापार बड़े पैमाने पर किए जाने वाला व्यापार है जिसमें क्या क्या आते हैं, बैंक आता है, कंपनियां आती हैं, शेयर बाजार, ये सब क्या होते हैं, वाणिज्य से संबंधित होते हैं। विज्ञापन क्या होता है कि किसी वस्तु को बेचने के लिए दी जाने वाली सूचना जिसमें वस्तु की विशेषताओं का उल्लेख किया जाता है। टीवी पर आप देखते होंगे बहुत सारे विज्ञापन दिए जाते हैं जिसमें किसी एक वस्तु का चुनाव करके उसकी विशेषताओं के बारे में बताया जाता है। तो वो क्या है, वो विज्ञापन है। पार्थिव क्या होता है? मिट्टी से बना हुआ पार्थिव शरीर। राष्ट्रीय समाचार वे समाचार पत्र जो पूरे राष्ट्र में वितरित होते हों, जिनमें राष्ट्रीय समाचारों को प्रमुखता प्राप्त हो तथा जो राष्ट्रीय दृष्टिकोण और हितों को प्राथमिकता देते हैं। तो वो क्या है, राष्ट्रीय समाचार पत्र। तो ये इकाई यहाँ पर संपूर्ण हुई। 10 मिनट का ब्रेक ले लीजिए स्टूडेंट्स। उसके बाद इकाई नंबर 5 अनुवाद
सिद्धांत और व्यवहार का अध्ययन करेंगे। ये पॉइंट्स आप साथ साथ नोट कर लिया करो।
ओके, तो इकाई 5 अनुवाद, सिद्धांत और व्यवहार। तो इस इकाई की रूपरेखा क्या है कि इस इकाई के अंतर्गत हम किन विषयों का अध्ययन करेंगे। तो वो है सबसे पहले अनुवाद शब्द का अर्थ और व्याख्या, फिर है अनुवाद की प्रक्रिया जिसके 3 चरण हैं, अर्थ ग्रहण, संप्रेषण। अर्थ ग्रहण के अंतर्गत 3 चरण हैं जो है शब्द बोध, वाक्य बोध, रचना बोध। और अनुवाद की प्रक्रिया नंबर 2 संप्रेषण है जिसके अंतर्गत, और संप्रेषण के अंतर्गत जो पॉइंट्स हैं वो है शब्द की समतुल्यता का सिद्धांत, श्लिष्ट शब्द, वाक्य की समानार्थकता का सिद्धांत, रचना की समानार्थकता का सिद्धांत। और अनुवाद करने का जो व्यवहारिक ज्ञान है उसके अंतर्गत आएगी भाषा की प्रकृति की समझ, शब्दों का सही प्रयोग कैसे किया जाता है, वाक्य रचना, विभिन्न क्षेत्रों में हो रहे अनुवाद। तो ये क्या है, इसका फॉर्मेट है, इसकी इस इकाई की रूपरेखा है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि अनुवाद क्या है। कोई बताना चाहेगा अनुवाद किसे बोला जाता है? अनुवाद होता क्या है, सिंपल शब्दों में बताएगा कोई? अभिषेक कुमार, अभिषेक कुमार, आलोक, मैम मैं बताऊं? हाँ जी बताइए। हाँ जी अंशु बताइए। किसी भाषा में अभिव्यक्त विचारों को दूसरी भाषा में प्रस्तुत करना अनुवाद कहलाता है। हाँ जी, वेरी गुड। स्क्रीन शो हो रही है? यस मैम, हो रही है। ओके, तो अनुवाद को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन से आपको समझ में आ जाएगा कि अनुवाद है क्या। तो मैं इसका विस्तार से थोड़ा सा विवरण कर देती हूं। संस्कृत कोशों में दिए गए अर्थ के अनुसार अनुवाद को क्या बोला जाता है? पुनरावृत्ति। और पुनरावृत्ति का अर्थ क्या होता है? फिर से कहना। कोई बात, कोई वाक्य, कोई सेंटेंस अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज में बोल रहे हैं, उसी टेंस को, उसी वाक्य को अगर हम ट्रांसलेट करके दूसरी लैंग्वेज में जैसे हिंदी भाषा में बोलते हैं तो उसको क्या बोला जाता है? अनुवाद बोला जाता है। यानी कि पुनरावृत्ति करना, किसी वाक्य की पुनरावृत्ति, तो क्या कहलाएगा? अनुवाद। लेकिन यह पुनरावृत्ति एक भाषा से दूसरी भाषा में होती है। आज अनुवाद का यही अर्थ प्रचलित है कि वह एक भिन्न भाषा की मूल रचना को दूसरी भाषा में प्रस्तुत करता है। अंग्रेजी में इसको क्या बोला जाता है? ट्रांसलेशन। अनुवाद या ट्रांसलेशन की सहज सीधी परिभाषा इसी प्रकार दी जा सकती है कि एक भाषा में प्रकट किए गए भावों, विचारों को ज्यों का त्यों दूसरी भाषा में प्रस्तुत करना। इसमें कई हुए फिर से कहने या दोहराने पर विशेष बल दिया जाता है। सूत्र रूप में इसे इस प्रकार कह सकते हैं कि कहे हुए को फिर से कहना। इसमें कहे हुए और फिर से कहना का समान महत्व है।
इसके अंतर्गत कहे हुए को ही पुनः कहा जाए, यह आवश्यक है। मतलब है कि मूल लेखक ने जो कहा है वही अनुवादक को दूसरी भाषा में कहना है, बस। इसीलिए कहे हुए को समझना उसकी पहले जिम्मेदारी है, क्योंकि अगर मूल भाषा में कही गई बात को अनुवादक समझेगा ही नहीं तो अपनी भाषा में वही बात कैसे कहेगा। इसलिए सबसे जरूरी क्या है कि जो वाक्य सबसे पहले बोला जा रहा है, सबसे पहले कहा जा रहा है, उसको ध्यान से समझना, उसके बाद ही उसका अनुवाद अच्छे से किया जाएगा, ज्यों का त्यों किया जाएगा। इसमें दो पक्ष महत्वपूर्ण होते हैं, पहला है उसका विषय और दूसरा है भाषा। कथ्य को अच्छी तरह समझने के लिए भी किसी अनुवादक को विषय और भाषा दोनों की बहुत अच्छी जानकारी होनी चाहिए। अगर आप अंग्रेजी में लिखी हुई दर्शन शास्त्र की किसी कृति का अनुवाद कर रहे हैं तो यह आवश्यक है कि आपको दर्शन शास्त्र की उस शाखा की बुनियादी बातों का ज्ञान हो और अंग्रेजी भाषा में गहरी पैठ हो, ताकि जो कुछ कहा गया है वह आप भी समझ सकें और जिस अंदाज में कहा गया है उसे भी समझें। जब आप कही हुई बात को कहने के ढंग को समझ लेंगे तभी उस बात को उसी प्रभाव के साथ अपनी भाषा में कह पाएंगे। मूल रचना के भाव, विचार या संदेश को ज्यों का त्यों बिना घटाए बढ़ाए वैसा ही प्रभाव डालते हुए दूसरी भाषा में कहना अनुवादक का क्या है, कर्तव्य बन जाता है। अगर शब्दों की थोड़ी सी भी इधर उधर गड़बड़ी हुई तो पूरा वाक्य ही खराब हो जाएगा। इसीलिए जिस लैंग्वेज में, जिस भाषा में हम अनुवाद कर रहे हैं, हमारी पकड़ उस भाषा पर अच्छे से होनी चाहिए। जैसे हम हिंदी से इंग्लिश या इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट अनुवाद कर रहे हैं तो हमारी वोकैबुलरी, शब्दावली और टेंसेज अच्छे से आने चाहिए, तभी हम अनुवाद कर पाएंगे। अब अनुवाद के अंतर्गत जो दो भिन्न भाषाओं का अस्तित्व होता है वो क्या है? पहली क्या है? स्रोत भाषा और दूसरी क्या है? लक्ष्य भाषा। यह अनुवाद का सबसे पहला और महत्वपूर्ण सिद्धांत होता है कि उसमें दो भाषाओं का अस्तित्व होता है, स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा का। स्रोत भाषा क्या है? स्रोत भाषा का तात्पर्य मूल भाषा से है जिससे अनुवाद किया जाता है। और लक्ष्य भाषा क्या है? लक्ष्य भाषा वह भाषा है जिसमें या जिसके माध्यम से अनुवाद किया जाता है। ग्रहित विषय के साथ ही स्रोत एवं लक्ष्य भाषा के स्वरूप और उनकी प्रकृति की समुचित जानकारी अनुवाद के लिए जरूरी होती है। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रही हूं, आप बताना उसमें से स्रोत भाषा कौन सी है और लक्ष्य भाषा कौन सी है। छोटा सा एग्जाम्पल है, I don't think if this is a good book। इसका अनुवाद करेगा कोई? I don't think if this is a good book। यह स्रोत भाषा है या लक्ष्य भाषा है? मैम लक्ष्य भाषा। कैसे? क्योंकि मैम हम इसमें बुक को टारगेट करके कह रहे हैं, मतलब उसको उसके बारे में कह रहे हैं मैम। नहीं, इस वाक्य का हम अनुवाद करेंगे हिंदी में। तो ये जो आई डोंट थिंक इफ दिस इज अ गुड बुक, ये जो वाक्य है, ये जो सेंटेंस है, ये हुई स्रोत भाषा, यानी कि ये मेन भाषा है, मेन लैंग्वेज है। और इसका अनुवाद हम दूसरी भाषा में करेंगे। उसको आप हिंदी में भी कर सकते हो, किसी और में भी कर सकते हो। तो हिंदी में इसका अनुवाद करेंगे हम तो क्या बनेगा? यह पुस्तक अच्छी है
इसमें मुझे संदेह है। तो इस भाषा में, हिंदी भाषा में हमने इसका अनुवाद किया, तो यह भाषा, हिंदी भाषा को क्या माना जाएगा? लक्ष्य भाषा। ठीक है। अगर मैं बोलूं कि मुझे राम के जाने में संदेह है, इसका अनुवाद कीजिए। अनुवाद करने के बाद बना आई डाउट इफ राम विल बी गोइंग। तो आप इसमें से बता सकते हो कि इसमें से लक्ष्य भाषा कौन सी हुई? तो इसमें से लक्ष्य भाषा हुई आई डाउट इफ राम विल बी गोइंग, क्योंकि हमने मुझे राम के जाने में संदेह है, इस मेन भाषा का अनुवाद किया है आई डाउट इफ राम विल बी गोइंग, इंग्लिश लैंग्वेज में, अंग्रेजी भाषा में। तो अंग्रेजी भाषा इसमें इस टेंस में क्या बनी? लक्ष्य भाषा। और हिंदी भाषा क्या बनी? स्रोत भाषा, मेन भाषा। तो आप सही और गलत बताइएगा। मैं कुछ कथन बोल रही हूं। जिस भाषा से अनुवाद किया जाता है, जिस भाषा से अनुवाद किया जाता है उसे लक्ष्य भाषा कहते हैं। इट्स रॉन्ग और राइट? यह गलत है या सही है? हाँ जी बताइए। मैम गलत है। हाँ जी। और जिस भाषा में अनुवाद किया जाता है उसे स्रोत भाषा कहते हैं। नो मैम, लक्ष्य सही भाषा। नहीं, ठीक है। ये जिस भाषा में अनुवाद किया जाता है उसे स्रोत भाषा कहते हैं। और अनुवाद के लिए मैम दोनों कैसे? भाषाओं की जानकारी आवश्यक नहीं है। ये गलत है या ठीक है? ये गलत है, क्योंकि दोनों भाषाओं की जानकारी होना अति आवश्यक है। अनुवाद के लिए विषय और मूल भाषा का ज्ञान अनिवार्य है। गलत है या सही है? अनुवाद के लिए विषय और मूल भाषा का ज्ञान अनिवार्य है, यह सही है। अनुवाद की प्रक्रिया, अनुवाद की प्रक्रिया को दो अर्थों में बांटा गया है। फर्स्ट है अर्थ ग्रहण और दूसरी संप्रेषण। तो हम पहली इकाई को, पहली प्रक्रिया को करेंगे अर्थ ग्रहण के रूप में। अनुवाद की प्रक्रिया के दो चरण होते हैं। पहले चरण को हम अर्थ ग्रहण या मूल रचना का अर्थ समझना कह सकते हैं, और दूसरे चरण को संप्रेषण या दूसरे तक पहुंचाने के लिए अपनी भाषा में वही बात कहना। संक्षेप में समझना और कहना दो चरण हैं। समझने की प्रक्रिया ऐसी है जिससे हर सजग पाठक भी गुजरता है। जो भी पाठक किसी रचना को पढ़ता है वह उसे समझने की कोशिश भी करता है। समझने की इस कोशिश के कई स्तर हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए देखिए, जैसे उपन्यास या कहानी पढ़ते समय अगर बीच में दो या एक शब्दों को आप समझ भी नहीं सकते तो उससे आपके आनंद में विशेष बाधा नहीं पड़ती, उससे आपको कोई ज्यादा दिक्कत महसूस नहीं होगी, क्योंकि कथा का प्रवाह भंग नहीं होता। जहां केवल कथा प्रमुख लक्ष्य है वहां एकाध शब्द का महत्व नहीं रह जाता। कथा रस में शब्द को गहराई से न समझने से भी बहुत असर नहीं पड़ेगा, लेकिन अनुवादक के रूप में आप किसी भी शब्द को छोड़कर आगे नहीं बढ़ सकते। इसका मतलब है कि जब हम अनुवाद करेंगे तो वहां पर हम 1, 2, 3 शब्दों को छोड़ नहीं सकते, इससे वाक्य का पूरा अर्थ ही बदल जाएगा। ठीक है। शब्द बोध, अर्थ ग्रहण के अंतर्गत जो फर्स्ट पॉइंट है शब्द बोध।
अर्थ ग्रहण के लिए आपको सबसे पहले चाहिए कि उस सामग्री को, उस विषय को, चाहे वह साहित्यिक रचना हो या कुछ और हो, जिसका अनुवाद होना है, सबसे पहले उसको अच्छी तरह से पढ़ें, एक बार और फिर दूसरी बार, यानी कि जब तक हमें समझ ना आए सबसे पहले उसको पढ़ना जरूरी है। पढ़ते पढ़ते उस रचना में कुछ ऐसे शब्द जरूर मिलेंगे जिनका शायद आप मतलब ही ना जानते हो। ऐसी स्थिति में हमें चाहिए कि उसका अर्थ जानने के लिए आप किसी अच्छे शब्दकोश मतलब डिक्शनरी की सहायता ले सकते हैं, ताकि सारी रचना का भाव हमारे सामने स्पष्ट हो जाए। अगर अनुवाद करते समय हम शब्दों को छोड़ देते हैं तो वाक्य का कोई अर्थ नहीं बनता, इसलिए हम शब्दकोश से, डिक्शनरी से सहायता ले सकते हैं। शब्द का अर्थ एक ही नहीं होता, कई हो सकते हैं। जैसे हिंदी में पर्यायवाची शब्द होते हैं, एक शब्द के कई अर्थ होते हैं, वैसे ही इंग्लिश में भी एक ही शब्द के कई सारे अर्थ होते हैं और उनको अलग अलग वाक्यों में, अलग अलग अर्थों में यूज किया जा सकता है, प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अंग्रेजी का में, MAY, में बहुत सरल शब्द है। दो वाक्य यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे आपके दोस्त हैं, आई मे गो टू लखनऊ टू नाइट। एक आपके दोस्त का SMS है कि आई मे गो टू लखनऊ टू नाइट, और दूसरा एक अफसर का है जो मातहत को डांट पिलाने के बाद बोलते हैं, यानी कि डांटने के अर्थ में हम मे का यूज यहाँ पे कर रहे हैं, यू मे गो नाउ। तो इन दोनों वाक्यों में मे शायद या हो सकता है का भाव देता है। फर्स्ट वाक्य में आई मे गो टू लखनऊ टू नाइट, यहाँ पे मे का जो है प्रयोग शायद के रूप में हुआ है और जो शायद या हो सकता है का भाव देता है, जिसमें अनिश्चितता यानी निश्चित नहीं है, समय निश्चित नहीं है का भाव है। और शायद मैं आज रात लखनऊ चला जाऊं, जिसमें न जाने या न जा पाने की भी गुंजाइश है। लेकिन जो दूसरा वाक्य था कि यू मे गो नाउ, जो डांटने के अर्थ में है, गुस्सा होने के अर्थ में है, में उसमें है कि आप दफा हो जाओ या अब निकलो यहां से, इसमें रोष का भाव प्रकट होता है। अब वाक्य बोध, शब्दों को प्रसंगानुसार कोश की सहायता से या बिना कोश के, कोश मतलब शब्दकोश, डिक्शनरी के अच्छी तरह से समझ लेने के बाद वाक्य को भी समझने की कोशिश की जाती है। वाक्य से ही भाषा बनती है। अर्थ या तो एक वाक्य में या एक से अधिक वाक्यों में स्पष्ट होता है। जिस वाक्यों में पूरा अर्थ उस वाक्य को, या 2, 3, 4 वाक्यों में अगर पूरा अर्थ आता हो तो उन सबको मिलाकर अर्थ समझने की कोशिश करनी चाहिए। आखिर शब्दों को अलग अलग समझने का मतलब भी यही होता है कि अंततः वाक्य का अर्थ सम्यक रूप से समझ सके। जब तक वाक्य में शब्दों की सार्थकता नहीं समझ सकेंगे और पूरा वाक्य अपनी सारी अर्थवत्ता में समझ में नहीं आ जाता, तब तक शब्दों के अलग अलग अर्थ कोश में देखने से भी कोई फायदा नहीं होगा। वाक्य में उन शब्दार्थों की सार्थकता भी समझनी जरूरी है। वाक्य में शब्दों का क्रम भी महत्वपूर्ण होता है। शब्दों के क्रम पर पूरे वाक्य के अर्थ का दारोमदार होता है। कभी कभी पूरे वाक्य को कई बार पढ़ने पर ही अर्थ स्पष्ट होता है। अगर वाक्य का अर्थ स्पष्ट नहीं हुआ तो अलग अलग पढ़ने पर ही अर्थ स्पष्ट, शब्दों के अर्थ जान लेने का भी आपके लिए कोई मतलब नहीं होगा। ध्यान रखना सबसे जरूरी है कि जब तक वाक्य का अर्थ अच्छी तरह से नहीं समझ लेते, अनुवाद, ट्रांसलेशन असंभव है। अनुवाद शब्द की जगह शब्द रख देने मात्र से ही नहीं हो जाता। अगर ऐसा होता तो सबका अनुवाद एक जैसा होता
और कोई भी व्यक्ति अनुवादक बन बैठता। सफल और सार्थक अनुवाद के लिए स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा दोनों के वाक्यों की बनावट और उनकी प्रकृति की समुचित जानकारी अनुवादक के लिए अनिवार्य होती है। अंग्रेजी भाषा से हिंदी में अनुदित बहुत सी रचनाओं में अंग्रेजी की वाक्य रचना हिंदी की वाक्य रचना पर इस तरह हावी हो जाती है कि हिंदी वाक्य रचना की प्रकृति ही नष्ट हो जाती है। रचना बोध। अनुवाद में शब्द का अर्थ समझना जरूरी होता है। शब्दों के अलग अलग अर्थ का कोई महत्व नहीं है, वाक्यों में ढलकर ही वे सार्थक होते हैं। वाक्य के सभी शब्द मिलकर एक अर्थ देते हैं, पर अंततः आपको रचना का अनुवाद करना होता है, शब्दों या वाक्यों का नहीं। अतः विषय की समुचित जानकारी रचना के बोध के लिए आवश्यक है। इस प्रकार अनुवाद की जो पहली प्रक्रिया अर्थ ग्रहण, इसके अंतर्गत तीन मूलभूत बातें आई हैं कि सबसे पहले शब्दों का सही ज्ञान होना आवश्यक है, फिर शब्दों का इस प्रकार प्रयोग हो कि वाक्य का सही अर्थ निकले, यानी शब्दों का सही प्रयोग करना जरूरी है जिससे वाक्य संपूर्ण वाक्य बने और उस वाक्य का अर्थ भी सही निकले। और तीसरा क्या है? रचना या विषय की सही जानकारी। जब ये तीनों तत्व आपस में मिलते हैं तो अनुवादक सही ढंग से मूल भाषा में निहित विचार को समझ पाता है और सटीक अर्थ ग्रहण कर पाता है। अनुवाद की प्रक्रिया 2, संप्रेषण। अनुवाद की प्रक्रिया का जो दूसरा चरण है वो है संप्रेषण। संप्रेषण का अर्थात अंग्रेजी में कही हुई बात को हिंदी में दोहराने का होगा। एक सजग पाठक भी जब कुछ पढ़ता है तो उसे अच्छी तरह समझने की कोशिश करता है और अनुवादक भी मूल पाठ को कई बार पढ़कर उसकी हर बारीकी को भली भांति समझने का प्रयत्न करता है। पाठक उतने में ही निश्चिंत हो जाता है, किंतु जो अनुवादक है उसी बात को अपनी भाषा में रिपीट करता है, दोहराता है। उसे समझी हुई बात को अपनी भाषा में कहना होता है और यही पता चल जाता है कि उसने मूल भाषा में कही गई बात को किस सीमा तक और कितनी अच्छी तरह समझा या नहीं समझा है। वास्तव में इस दूसरे चरण संप्रेषण में यह पता चल जाता है कि वह पहले चरण में कितना सफल रहा या नहीं रहा। यहाँ अगर वह कुशलता का परिचय देता है तो अपने पाठकों के मन पर वही और वैसा ही प्रभाव जमाने में सफल हो सकता है जैसा कि मूल लेखक की कृति ने उसके पाठकों के मन में जगाया होगा। अतः वह हर प्रकार से समतुल्यता का प्रयास करता है। समतुल्यता का अर्थ क्या है कि जो मूल भाषा में प्रयुक्त शब्द के वजन और समान अर्थ रखने वाले शब्द को लक्ष्य भाषा में खोजना, यानी मूल भाषा में जिन शब्दों का प्रयोग हुआ है उन्हीं शब्दों का वजन और समान अर्थ रखने वाले, यानी ज्यों का त्यों उनको लक्ष्य भाषा में प्रयोग करना। संप्रेषण प्रक्रिया के अंतर्गत जो फर्स्ट पॉइंट है, शब्द की समतुल्यता का सिद्धांत। समतुल्यता सबसे पहले शब्द के स्तर पर सिद्ध करनी होती है। जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं कि अंग्रेजी वाक्य के हर एक शब्द को समझकर शब्दकोश की सहायता से उसके लिए प्रति शब्द यानी वही अर्थ देने वाला हिंदी शब्द खोजना। इसमें दो कठिनाइयां विशेष रूप से आती हैं। एक तो यह है कि अगर आप शब्दकोश देखेंगे तो आपको अक्सर एक शब्द के कई प्रतिशब्द मिलेंगे। इनमें से एक सही प्रतिशब्द चुन लेना ही हमारी समझदारी का परिचय होगा। यूं तो एक शब्द के प्रसंगानुसार भिन्न भिन्न अर्थ हो सकते हैं, परंतु
एक प्रसंग में उसका जो विशिष्ट अर्थ होगा वही अर्थ देने वाला शब्द चुने। इसमें पूरे प्रसंग के संदर्भ में शब्द की गहरी समझ अपेक्षित होती है। यह भाषा के अध्ययन और अभ्यास से ही होती है। एक ट्रीटमेंट शब्द का यूज करके एक एग्जाम्पल दे रही हूं मैं। जैसे माई फादर इज अंडर द ट्रीटमेंट ऑफ डॉक्टर शर्मा। यहाँ पर ट्रीटमेंट जो शब्द है इसका 3 बार यूज किया जाएगा। ध्यान से सुनना कि माई फादर इज अंडर द ट्रीटमेंट ऑफ डॉक्टर शर्मा फर्स्ट है ये। सेकंड है हिज ट्रीटमेंट ऑफ द सब्जेक्ट इज वन साइडेड। नंबर 2 क्या है? हिज ट्रीटमेंट ऑफ द सब्जेक्ट इज वन साइडेड। और नंबर 3 क्या है? देयर ट्रीटमेंट ऑफ देयर गेस्ट्स इज कमेंडेबल। यहां पर शब्द तो एक है ट्रीटमेंट, लेकिन इस ट्रीटमेंट शब्द का तीनों वाक्यों में अलग अलग अर्थ निकलता है। शब्दों के अनुवाद में एक कठिनाई और भी आती है। इसका कारण है कि एक भाषा में प्रयुक्त शब्दों के सटीक पर्याय दूसरी भाषा में नहीं मिलते। इस स्थिति में यह जानकर जरूरी हो जाता है कि हर समान अर्थ देने वाले शब्दों में से प्रसंगानुसार सबसे अधिक जो सटीक और सही शब्द चुने, वरना पूरा वाक्य अर्थ व्यक्त नहीं कर सकेगा। जैसे अंग्रेजी के 3 शब्द हैं चर्च, कैथेड्रल और चैपल। इनके लिए हिंदी में क्या बनेगा? चर्च के लिए बनेगा गिरजाघर, कैथीड्रल के लिए बनेगा महामंदिर और चैपल के लिए बनेगा प्रार्थनालय। महामंदिर और प्रार्थनालय कहने पर कैथीड्रल और चैपल का बोध नहीं हो सकता। इसका रास्ता यही है कि सही शब्द, सही जो अर्थ का बोध कराने वाले शब्द हैं, उनके न मिलने की स्थिति में उस शब्द के निकट जो शब्द अर्थ रखने वाले हों उनका प्रयोग किया जाए। जैसे अंग्रेजी और हिंदी शब्दों का अथवा लगाकर भी प्रयोग किया जा सकता है। जैसे कैथेड्रल या महामंदिर, चैपल अथवा प्रार्थनालय। लक्ष्य भाषा में कई शब्द रहने के बावजूद अनुवादक को सतर्कता के साथ उनमें से एक का चुनाव करना पड़ता है। एक ही शब्द के अनेक अर्थ होते हैं या अलग अलग प्रसंगों में उनका अलग अलग अर्थ होता है। जैसे एग्जाम्पल, द किलिंग ऑफ इनोसेंट पीपल इन पंजाब मस्ट बी कॉन्डिमेंट। तो डिक्शनरी में इनोसेंट के लिए निर्दोष, निष्पाप, निपराध, बेगुनाह, निष्कपट, अबोध, निरीह, सीधा, अहानिकर ये शब्द दिए गए हैं। और कॉन्डिमेंट के लिए निंदा करना, ग्रहणा करना, दोषी या अपराधी ठहराना, अपराधित करना, दंड देना, जब्त कर लेना, निकम्मा ठहराना, निराकरण करना आदि शब्द दिए गए हैं। अब जो वाक्य मैंने रीड किया था कि द किलिंग ऑफ इनोसेंट पीपल इन पंजाब मस्ट बी कॉन्डिमेंट, तो इनमें कौन से शब्द के लिए कौन सा सबसे अच्छा अर्थ देने वाला जो शब्द है उसका प्रयोग करना हमारी समझ के ऊपर निर्भर करता है। इसीलिए बोला जाता है कि अच्छा अनुवादक पूरे शब्दकोश का भी सदुपयोग कर सकता है और बुरा जो अनुवादक है वो अच्छे शब्दकोश का भी दुरुपयोग कर सकता है। अगर आपने इसका अनुवाद यों कर दिया कि सीधे लोगों की हत्याओं को जब्त कर लेना चाहिए या निष्कपट लोगों की हत्याओं का निराकरण होना चाहिए, तो इसका कुछ अर्थ ही नहीं निकलेगा।
ठीक है, इसीलिए शब्दों का ध्यान से प्रयोग करना आना चाहिए जिससे अर्थ में कोई परिवर्तन ना हो और वाक्य गलत ना हो। श्लिष्ट शब्द, श्लिष्ट का अर्थ होता है चिपकना। जैसे हिंदी में अलंकारों में एक श्लेष अलंकार होता है, उसका अर्थ भी यही होता है, चिपकना। यानी उसमें एक शब्द के साथ कई अर्थ देने, शब्द एक होता है लेकिन उनके अर्थ भिन्न भिन्न निकलते हैं। उस शब्द के साथ कई अर्थों देने वाले सब चिपके होते हैं, तो उसको बोला जाता है श्लिष्ट का चिपकना। अतः श्लिष्ट शब्द का अर्थ हुआ वह शब्द जिसमें एक अर्थ के साथ दूसरा अर्थ भी चिपका या सटा रहता है। कहीं कहीं लेखक एक शब्द का प्रयोग एक साथ एक से अधिक अर्थों में करता है। ऐसी स्थिति में अनुवादक का कार्य कठिन हो जाता है। उसे ऐसा हिंदी समानार्थक खोजे नहीं मिलेगा जिससे उस प्रसंग में एक साथ वे ही दोनों अर्थ हो सके। जैसे एग्जाम्पल, इफ ही ड्रिंक्स टू मच ही विल पे फॉर इट लेटर। क्या है? इफ ही ड्रिंक्स टू मच ही विल पे फॉर इट लेटर। यहाँ पे जो पे शब्द है इसके दो अर्थ हैं और दोनों अभीष्ट हैं। एक पे का अर्थ क्या बना? चुकाना या अदा करना, और दूसरा क्या है? कष्ट सहना या यातना भोगना। अब ये दोनों अर्थ किसी हद तक हिंदी के किसी शब्द में आते हैं तो वह भुगतना है। बहुत पिएगा तो बाद में भुगतेगा, पर सदा यह संभव नहीं होता कि ऐसे पर्याय दूसरी भाषा में मिल जाएं। तब अनुवादक को एक से अधिक शब्दों का प्रयोग करके और कहीं व्याख्या के द्वारा भी वक्ता का भाव स्पष्ट करना पड़ सकता है। लेकिन अनुवादक का यह प्रयास हमेशा होना चाहिए कि वह श्लिष्ट अथवा प्रतिशब्दों को सावधानी पूर्वक छानबीन करे तथा अनुवाद कार्य में स्रोत भाषा के शब्दों का स्पष्टीकरण और उनकी व्याख्या से अपने को बचाएं। यदि व्याख्या या स्पष्टीकरण आवश्यक हो जाए तो उसके लिए टिप्पणी का सहारा लेना अधिक उपयुक्त हो सकता है। इस शब्द समानार्थकता सिद्धांत को हम क्या बोल सकते हैं? शब्द प्रति शब्द का सिद्धांत। पॉइंट नंबर 3, वाक्य की समानार्थकता का सिद्धांत। अब अनुवादक ने अंग्रेजी की किसी रचना का उसमें प्रयुक्त शब्दों को कितनी अच्छी तरह समझा है और शब्दों के जो हिंदी समानार्थक उसने चुने हैं वे कितने सही और सटीक हैं, इसकी कसौटी उस अनुवाद के वाक्य होते हैं। अनुवाद की असली क्षमता इसी में निहित होती है कि वह कितने सही और सार्थक वाक्य बना पाता है। इतना ही काफी नहीं है कि वह जो वाक्य बनाए वह व्याकरण की दृष्टि से सही हो और उसमें मूल अंग्रेजी शब्दों के सही समानार्थक चुने गए हों, बल्कि यह भी जरूरी है कि वाक्य वही प्रभाव डाले जो मूल अंग्रेजी के वाक्य का पड़ता है। पूरे वाक्य के अर्थ के संप्रेषण के लिए अनुवाद को कभी चुने हुए शब्द बदलने पड़ सकते हैं, कभी उसमें कुछ बढ़ाना या घटाना पड़ सकता है, कभी वाक्य की रचना बदलनी पड़ सकती है, तो कभी एक वाक्य को 2 या 3 वाक्यों में तोड़ना और कभी 2 या अधिक वाक्यों को जोड़कर एक वाक्य में ढालना पड़ सकता है। यह सही है कि अनुवाद में वाक्य का महत्व बहुत होता है, किंतु यह भी ध्यान रखना चाहिए कि अनुवादक की निष्ठा उसमें निहित अर्थ या मंतव्य के प्रति होती है और उसे यही देखना होता है कि हिंदी में कैसे वह बिना विकृति के उस मंतव्य को व्यक्त कर सकता है।
एग्जाम्पल के लिए, I shall go with you to the meeting if you come on time. क्या है? I shall go with you to the meeting if you come on time. अब इन वाक्यों का अनुवाद कैसे करते हैं कि मैं आपके साथ बैठक में जाऊंगा अगर आप वक्त पर आ गए। परंतु यह वाक्य रचना हिंदी की जो प्रकृति है उसके अकॉर्डिंग नहीं है। तो हिंदी के अनुसार इसका अनुवाद क्या होना चाहिए कि आप वक्त पर आ गए तो मैं आपके साथ बैठक में चलूंगा। जैसे जाऊंगा के बजाय चलूंगा का प्रयोग यहाँ पर जानबूझकर किया गया है, क्योंकि साथ जाऊंगा में लगता है कि हम किसी तीसरे व्यक्ति से बात कर रहे हैं, और साथ चलूंगा का प्रयोग सही है और सम्मत भी है। रचना की समानार्थकता का सिद्धांत, पॉइंट नंबर 4। शब्दों का क्रम, वाक्य और वाक्यों की योजना सब रचना के अनिवार्य अंग हैं, पार्ट हैं। शब्द के लिए प्रतिशब्द की तलाश और वाक्य के लिए प्रतिवाक्य बनाने की सारी कोशिशें रचना के स्थान प्रति रचना के निर्माण के लिए होती हैं। कहाँ घटाया बढ़ाया जाए, कहाँ कोशगत यानी डिक्शनरी से शब्दकोश से अर्थ से भिन्न अर्थ लगाया जाए, कहाँ शब्दों के क्रम को बदला जाए यानी उनकी जगह को बदला जाए, कहाँ एक वाक्य को तोड़कर एक से अधिक वाक्य बनाए जाएं और कहाँ एक से अधिक वाक्यों को एक वाक्य में गठित कर दिया जाए। ये सब युक्तियां ऐसे ही नहीं आ जाती, इनके लिए कठोर अनवरत अभ्यास की जरूरत है। जैसे अनुवाद कैसा बन पड़ा है यह देखने के लिए हमें चाहिए कि जो अंग्रेजी की मूल रचना या अवतरण है उसको एक ओर रखकर एक हिंदी पाठक के रूप में उसे स्वतंत्र रचना या अवतरण मानकर पढ़ें। अगर उसमें भाषा और भावधारा का प्रवाह अवरुद्ध नहीं होता तो मान लीजिए कि आप लक्ष्य भाषा की सहजता की रक्षा कर पाए हैं, यानी आप अपने अनुवाद को अच्छे से कर पाए हैं। शब्दों का प्रयोग करते समय हमें किसका ध्यान रखना चाहिए? प्रसंग का। अनुवाद करने का व्यवहारिक ज्ञान। सिद्धांत किसी कार्य को शुरू करने के लिए आवश्यक है, पर सैद्धांतिक ज्ञान अधूरा होता है। उसकी सार्थकता तभी है जब इसे व्यवहार में लाया जाए। यानी कि जब तक हम खुद अनुवाद ट्रांसलेशन करना नहीं सीखेंगे, ट्रांसलेशन नहीं करेंगे, तब तक हम भाषा की प्रकृति को समझ नहीं पाएंगे कि कहाँ पर कैसे किन शब्दों का प्रयोग करना है, कौन से वाक्य को घटाना है, किन वाक्यों को जोड़ना है, तोड़ना है, या किन शब्दों को, किन वाक्यों को 2 या 3 शब्दों के साथ अलग अलग रूप में दिखाना है। तो इसमें सबसे पहले है भाषा की प्रकृति की समझ। अनुवाद करते समय अनुदित भाषा की प्रकृति की रक्षा अनुवादक का प्रथम दायित्व होता है। जैसे अंग्रेजी में यहाँ पर दो वाक्य दिए गए हैं। फर्स्ट है आई वंडर इफ दिस इज ट्रू।
अगर हम इसका अनुवाद ऐसे ही कर दें बिना हिंदी भाषा की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, तो इसका अनुवाद क्या बनेगा? मुझे आश्चर्य होगा अगर यह सच है। और दूसरा है आई हैव 2 सन्स, मेरे पास 2 पुत्र हैं। तो इनका अनुवाद इस तरीके से बनेगा, इफ लगाकर अंग्रेजी में जो वाक्य बनते हैं उन्हें हिंदी में परिवर्तित करते समय सावधानी बरतनी चाहिए। इन्हें अनुवाद करते समय लक्ष्य भाषा की प्रकृति का, यानी लक्ष्य भाषा मतलब यहाँ पर हिंदी भाषा से है, क्या ध्यान रखना जरूरी है। जैसे ये एग्जाम्पल था कि आई वंडर इफ दिस इज ट्रू, इसका वाक्य हिंदी में अनुवाद किया था, मुझे आश्चर्य होगा अगर यह सच है, तो यह गलत है। इसका सही अनुवाद बनेगा, मुझे इसकी सच्चाई में संदेह है। जैसे कुछ और एग्जाम्पल हैं, आई डाउट इफ ही विल कम। कोई बताएगा इसका अनुवाद क्या बनेगा? आई डाउट इफ ही विल कम। ओके, मुझे उसके आने में संदेह है। वी वंडर इफ ही एक्सेप्ट्स दिस, हमें संदेह है कि वह इसे स्वीकार करेगा। आई एम नॉट श्योर इफ यू कैन डू दिस वर्क। कोई करेगा इसका अनुवाद? I am not sure if you can do this work. मुझे संदेह है कि तुम यह कार्य कर सकते हो। अब हैव लगाकर कुछ वाक्य हैं, तो बताइएगा। I have lost my pen, क्या बनेगा इसका? I have lost my pen. मैंने अपनी कलम खो दी। I have no idea, मुझे कुछ नहीं मालूम। I have passed BA examination, मैं BA की परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया। I have a pain, मुझे दर्द है। I have fever, मुझे बुखार है। I have a pain in my neck, मेरे गले में दर्द है। तो ये छोटे छोटे से वाक्य थे जिनका अनुवाद किया है। जिसके भी पास बुक्स नहीं है वो eGyanKosh.ac.in से डाउनलोड कर सकते हैं। और आप साथ साथ ये है ना, राइट डाउन कर लिया करो जो स्क्रीन पर आपको शो होता है। और बीच बीच में जो एग्जाम्पल दिए जाते हैं उन सबको आप नोट कर लिया करो। तो आज के लिए इतना ठीक है। कल हम करेंगे प्रीपोजिशन या कारक चिन्हों का प्रसर्गों का प्रयोग, जो इसी इकाई के अंतर्गत है, अनुवाद के अंतर्गत है। शब्दों का सही प्रयोग, वाक्य रचना और विभिन्न क्षेत्रों में हो रहे अनुवाद, साहित्यिक अनुवाद, स्वतंत्र अनुवाद, तो इन सब का कल करेंगे हम अध्ययन। ठीक है, थैंक यू। ओके मैम, थैंक यू।
किसी के पास भी व्हाट्सएप ग्रुप है इग्नू का?